नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, जब से बैंक प्राइवेटाइजेशन होने की बात चल रही है, जब से बैंकों के निजीकरण होने की बात चल रही है, तब से उन बैंकों के ग्राहक जो हैं वो अच्छे खासे परेशान हैं, इस बात को सोचकर कि कहीं उनका जो पैसा है वो डूब न जाए, या फिर जब बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो उन्हें किस नई नई परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों, लोगों के मन में बहुत तरीके के सवाल हैं, स्पेशली वैसे ग्राहक जो कि उन बैंकों के खाता धारक हैं जिन बैंकों को निजीकरण करने की बात चल रही है, जिसपे सबसे टॉप पे जो नाम आ रहा है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक का। और बात करें स्पेशली उत्तर भारत में, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है आबादी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं, जो मुख्य रूप से उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान हैं। तो वो आखिरकार ये जानना चाहते हैं कि क्या बैंक प्राइवेट हो जाने के बाद उनके जो पैसे हैं वो कहीं डूब ना जाएं, क्योंकि हमने हाल में ही ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे कि पीएमसी बैंक जो था वो डूब गया था। उसके बाद यस बैंक में भी लोगों को उनके ही पैसे निकालने पर रोक लगा दिए गए थे। समय समय पे जो है धनलक्ष्मी बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही एक वित्तीय संकट हुआ था, जिसमें उनके खाता धारकों को जो है उनके अपने ही पैसे निकालने पर रोक लगा दिए गए थे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। ओवरऑल मेरी कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो वो डर पैदा हो चुका है स्पेशली निजीकरण को लेकर, उसको मैं थोड़ा सा दूर कर पाऊँ और चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ कि एक्चुअल में निजीकरण होने के बाद एक्चुअल में आपके साथ क्या होगा, बैंक किस तरीके से फंक्शन करेगी, इसमें आपका फायदा है या फिर आपका नुकसान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपके पैसे जमा है उन बैंकों में, उसके साथ कहीं कुछ छेड़छाड़ तो नहीं होगी, आपका कुछ नुकसान तो नहीं होगा। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, बैंक सरकारी हो या फिर हो वो प्राइवेट, उसका जो सुप्रीम कमांडर जो होता है, जहाँ से उसको सारे दिशा निर्देश मिलते हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं और जो सभी बैंकों को फॉलो करना होता है, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि आरबीआई, जिसको जो है बैंकर ऑफ द बैंक कहा जाता है। मतलब ये कि भारत में जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं, सरकारी हो, रूरल हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, उन सभी को चलाने के लिए जो दिशा निर्देश होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ही दिया जाता है। कोई भी बैंक जो है अपने मन मुताबिक कोई नया नियम नहीं बना सकता है। कोई भी बैंक जो है अपने मन से अचानक से कोई पॉलिसी में, किसी तरीके के चार्जेस में या फिर किसी तरीके का कोई भी शुल्क जो होता है वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता है। उसके लिए हर एक परमिशन, हर एक बकायदा उसके लिए कह सकते हैं कि उसके लिए जो है आपको लिखित में एक परमिशन लेटर लेना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही कोई भी रूल या फिर रेगुलेशन को पास नहीं करता है। वो लोगों का एक तरीके से, लोगों का भावनाओं को समझते हुए और कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर में ही नए नियम और कानून बनाता है। ऐसे में आपका जो पैसा है वो 110% सुरक्षित रहता है बैंकों में, भले ही वो कोई सा भी बैंक हो। हाँ, अचानक से अगर उस बैंक के अंदर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि पीएमसी बैंक के साथ हुआ था, यस बैंक के साथ हुआ था, वो उनका अपना एक इंटरनल मैटर था। उसका जो है किसी एक एक बड़े वर्ग के साथ, एक बड़े ग्राहक के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। मतलब कि आपका जो पैसा जहां पे वो जमा जितना है वो आपका ही है। बस ये है कि उनके पास फिलहाल अभी उतना कैश नहीं है कि आपको एक बारी में उतना कैश वो आपको दे पाए। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे इस बात को लेकर आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि जो आपके पैसे हैं, जो भी अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की जाए, तो आपका जो पैसा है वो 110% सुरक्षित है, ये सुरक्षित हाथों में है। यहाँ पे केवल सरकार, जो बैंकों का जो एक ऑनरशिप होता है, बेसिकली हर बैंक के अपने अपने कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स होते हैं, जो कि अलग अलग कंपनियों के शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, सरकार के पास होते हैं। मतलब कि कोई भी बैंक का एक मालिक फिक्स नहीं होता है, अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जितने भी पीएसयू बैंक है वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है। आप ये बात बिल्कुल भी मान के मत चलें कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये पूर्ण रूप से सरकारी है। नहीं, इसमें सरकार के अपने कुछ शेयर्स हैं, अपने कुछ स्टॉक्स हैं। अब सरकार की जो मंशा यही है कि वो अपना, जो उनका अपना निजी शेयर है उस बैंक में जिसके वो भागीदार हैं,
उसको वो किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दें। बाकी जो बैंक का जो मैनेजमेंट होगा, बैंक का जो पॉलिसी होगा, बैंक का जो भी अपना एक इंटरनल उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। उस पर किसी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि क्या मिनिमम जो बैलेंस होता है मेंटेन करने का, उसको बढ़ाया जा सकता है क्या अचानक से? मतलब कि आज प्राइवेट हुआ, आज सरकार ने उसको सेल आउट किया और कल से मिनिमम अकाउंट बैलेंस बढ़ गया। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। इसके लिए भी कुछ नियम और कानून जो है वो सेट किए गए हैं। अगर बाई चांस अगर उनको मिनिमम अकाउंट बैलेंस बढ़ाना भी होगा, तो वो कम से कम 90 दिन पहले जो है इस बात का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, इसका प्रपोजल आगे भेजा जाएगा, और अगर इनको ऊपर से मंजूरी मिल जाती है तब ये जो नया नियम लागू होता है वो होता है अगले फाइनेंशियल ईयर से। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल या फिर उसके बाद से। ऐसे में कोई भी ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है जो कि सीधे सीधे ग्राहकों की जेब से जुड़ा हुआ है, ग्राहकों के हितों से जुड़ा हुआ है, तो वो लागू किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के बाद। इसी तरह अगर आपके पास अगर आपने अगर अभी अकाउंट खुलवाया है जिसमें आपको 1,000 रुपये का मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है या फिर 500 का चेंज करना होता है, बाय द वे अगर उसका मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि नहीं अब हम जो है मिनिमम अकाउंट बैलेंस को बढ़ा देते हैं, अब 5,000 कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं, तो बाकायदा इसके लिए आपको पहले से ही इसकी सूचना दे दी जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना चाहें तो उस बैंक में अपना खाता बंद करवा सकते हैं और आपके जितने भी पैसे हैं वहाँ पे सेविंग्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर आपने वहाँ पे अपना एक बड़ा अमाउंट वहाँ पे आपने जमा रखा हुआ है बैंकों में, तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है मिनिमम अकाउंट बैलेंस से। क्योंकि यार अब अगर जाहिर सी बात है अगर आप 500 रुपये 1,000 रुपये अगर आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो यार आपके लिए बैंक अकाउंट उपयुक्त नहीं है, आपको बैंक में खाता नहीं खुलवाना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान होगा, आपके ऊपर फाइन लगेंगे, आपके ऊपर चार्जेस लगाएंगे मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना मेंटेन करने का। तो अगर जो बात ये लोगों के मन में आ रही है कि बैंक प्राइवेट हो जाने के बाद जो है मिनिमम अकाउंट बैलेंस में बढ़ोतरी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे चांसेस हैं, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि जो भी प्राइवेट कंपनी खरीदेगा वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो है कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के पॉलिसीज में कुछ चेंज ला सकती है, बदलाव ला सकती है, जिससे है जो ग्राहकों को थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे महंगे वाली कोई बात ही नहीं है, आप जितना मेंटेन करोगे वो आपके अपने ही पैसे हैं, वो तो आपके ही खाते में जाएंगे, उल्टा उसके ऊपर आपको ही ब्याज मिलेगा। तो बैंकों को तो इससे ज़्यादा फायदा है नहीं। हाँ ये है कि उनका जो CAA से जो काशा का रेशियो है वो बढ़ेगा, क्रेडिट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट, बट अल्टीमेटली फ़ायदा यहाँ पे आपका ही है। अगर आप अपने अकाउंट में 10,000 रखेंगे तो उसके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर आप अपने अकाउंट में 5,000 रखेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे दोनों जो फायदे की बात है वो आपके ही हाथ में रहेगी, यहाँ पे ग्राहकों का ही ओवरऑल फायदा है, किसी तरीके का कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और जो बात यहाँ पे पैसे डूबने वाली है वो बिल्कुल यहाँ पे आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि भारत सरकार जो है इसके लिए काफ़ी कड़े नियम और कानून बना के रखी है। भारत में आज तक कोई भी बैंक नहीं डूबा है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में आज तक 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ क्षणिक उसको कुछ कष्ट हो सकता है, अगर बैंक में इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर के लिए कुछ महीनों के लिए जो है उसके पैसे वहाँ फंस जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बैंक में जो पाई जो आपका जमा है वो आपके ही है, वो किसी तरीके से आपका डूबने वाला नहीं है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके मन में निजीकरण को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो भी शंकाएं थी वो पूरी तरीके से दूर हो चुकी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज अगर आपके मन में कोई और शंका है, किसी तरीके का कोई और सवाल है तो बेशक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, जय हिंद।